सिंपैथी फैक्टर पे नहीं लड़ना चाहती हूँ। अगर मुझे वक्त मिलेगा और मैं अपने आप को अपनी काबिलियत दिखा पाऊंगी और जनता चाहेगी तो ज़रूर आगे इसके बारे में सोचूंगी। बीजेपी परिवारवाद का मुद्दा कैसे बना सकती है? आप देख लीजिए पार्लियामेंट की हिस्ट्री से लेकर विधानसभा में, वहाँ आपको क्या लगता है बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? उनकी इम्पोर्टेंस समझ आती है कि 2 वर्ष के बाद भी आज की राजनीति में भी वो इतने इम्पोर्टेंट होंगे कि उनका नाम निकालना और उछालना और इस्तेमाल करना ज़रूरी था। मैं तो बोल रही हूँ कि 2027 में फिर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी और नई इशू आएगी। दूसरा बंदा देख रहे हो जो सही हो सकता है, बट आप उसको इसीलिए नहीं वोट करोगे क्योंकि वो फलाना पार्टी का है। नमस्कार, एनवीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं अचिलेंद्र कटियार। गुजरात में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और चुनाव प्रचार भी चल रहा है, लेकिन ये पहला मौका है गुजरात में कांग्रेस के लिए जब कांग्रेस अहमद पटेल के बगैर चुनाव मैदान में उतरी हुई है। अहमद पटेल जो लंबे समय तक कांग्रेस के रणनीतिकार रहे और उन्होंने एक लंबी पारी खेली, लेकिन असमय निधन से वो विदा हुए। आज हमारे साथ उनकी बेटी मुमताज़ पटेल हैं। हम उनसे जानेंगे कि गुजरात में जब चुनाव चल रहे हैं तो मुमताज़ कहाँ पर अपने आप को देखती हैं। मुमताज़ जी, आपका स्वागत है। ये पहला चुनाव है जब आपके पापा नहीं हैं और कांग्रेस लड़ रही है चुनाव में। आपको कई प्लेटफॉर्म पे देखा गया, आप ट्विटर पे भी एक्टिव हैं। सूरत ईस्ट भी आप गए एक कैंडिडेट के प्रचार के लिए, उनके समर्थन के लिए। कैसे देखती हैं कांग्रेस पार्टी को 2022 के चुनाव में? नहीं, कांग्रेस पार्टी काफ़ी मेहनत कर रही है और ग्राउंड पे साइलेंटली। तो आप लोग, मुझे बहुत लोग आते हैं यही पूछ रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा प्रचार नहीं दिख रहा है, बड़े बड़े लोग नहीं दिख रहे हैं क्योंकि कारपेट बॉम्बिंग हो रही है दूसरी तरफ से, और बाकी पार्टियां काफ़ी एक्टिवली दिख रही हैं, मीडिया में भी दिख रही हैं। पर कांग्रेस अभी पिछले कुछ दिनों से मैं भरूच में हूँ और भरूच और सूरत के एरियाज़ में मैंने जाके देखा है और साइलेंटली देखा है। जब गांव-गांव जाते हैं तो देख रहे हैं कि लोकल पंचायत है, जो लोकल टीम्स हैं, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, ये लोग सब डोर टू डोर जा रहे हैं। ये लोग सब प्रचार कर रहे हैं। जो कांग्रेस ने 8 वचन राहुल जी ने जो रिलीज़ किए थे वो सब के घर घर तक पहुंचा रहे हैं। तो साइलेंटली ग्राउंड पे तो काफ़ी काम हो रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन इस बार की जो चुनाव है इसमें एक आम आदमी पार्टी का भी थर्ड फोर्स है। आम आदमी पार्टी ने काफ़ी कोशिश की है कि वो भी एक अपनी ज़मीन तैयार करे। आपको क्या लगता है कि स्टिल कांग्रेस इज अ मेन अपोजिशन, या आपको लगता है कि कोई वोट बढ़ सकता है कांग्रेस का? नहीं, एब्सोल्युटली कांग्रेस इज़ द मेन ऑपोजिशन। फाइट इज़ बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी, अगर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी आई है, अगर आप हमारे इलाके में देखें भरूच तो उनका कुछ प्रेजेंस दिख नहीं रहा है। सूरत तरफ मैं मना नहीं करूँगी है, और उन्होंने बीच में भी म्यूनिसिपैलिटी वगैरह के काफ़ी इलेक्शंस जीते थे। पर ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ही वोट काटेंगे। कांग्रेस का रूरल बेस आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्बन एरिया में अगर आम आदमी पार्टी वोट काटते हैं तो वो बीजेपी का काटेगा, क्योंकि बीजेपी का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड अर्बन एरियाज़ में होता है। तो एक शायद ये कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस के वोट काटेंगे, ऐसा नहीं। पर मुझे ओवरऑल ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ बहुत बड़ा डेंट कर पाएगी। इट इज़ गोइंग टू बी बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस ओनली। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, आपकी दोनों से अच्छी दोस्ती है। खड़गे जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए, आप उनको बधाई देने के लिए दिल्ली गई और ये भी चर्चा रही कि मुमताज़ जी चुनाव लड़ेंगी। कितनी सच्चाई थी इन तमाम चीज़ों में? जी, तो खड़गे जी और मेरे पिता के बहुत पुराने संबंध रहे हैं, दे हैव बीन कोलीग्स। तो जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया तो जाहिर है कि मैं उनको जाके मिलूंगी और मुबारकबादी दूंगी। और हमने गुजरात के बारे में चर्चा भी करी। ऐसा सब सोच रहे थे कि गुजरात के जो ये विधानसभा के चुनाव हैं मैं लड़ने वाली हूँ, पर पिछले 6 महीने से मैं बार बार ऑन रिकॉर्ड बोल चुकी हूँ कि इस वक्त मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूँ। जी हाँ, इनडायरेक्टली पार्टी ने मुझे ज़रूर कहा था, भरूच में भी सूरत में भी, कि अगर मैं लड़ना चाहूँ तो अच्छा रहेगा। बट मैं इस वक्त इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरा मानना है कि जिन कैंडिडेट्स ने इतनी मेहनत करी है, जिन्होंने अपनी तैयारी रखी है, तो उनका पहला हक बनता है मैं आके
एक आखिरी महीने में स्वीप करके बोलूं कि ठीक है मैं इलेक्शन लड़ने आई हूं। और दूसरा एक जो लोगों से सुनती हूँ सिंपैथी फैक्टर, तो सिंपैथी फैक्टर पे नहीं लड़ना चाहती हूँ। अगर मुझे वक्त मिलेगा और मैं अपने आप को अपनी काबिलियत दिखा पाऊँगी और जनता चाहेगी तो ज़रूर आगे इसके बारे में सोचूंगी। बट इस वक्त क्योंकि मैं अहमद पटेल की बेटी हूँ और उनको लगता है कि कंसेंसस कैंडिडेट बन सकती हूँ और सिंपैथी फैक्टर से सीट जीत सकती हूँ, तो इस तरीके से मैं शायद शुरुआत नहीं करना चाहूँगी। होमवर्क करने के बाद जाना चाहती हैं आप? स्काई लैब नहीं अच्छा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने जी। लेकिन एक चीज़ और भी थी कि जिस तरह से कांग्रेस में एक कमी महसूस की जा रही कि अहमद पटेल साहब पहली बार नहीं हैं शायद रणनीति बनाने के मामले में, गुजरात उनका गृह राज्य भी रहा लंबे समय तक। आप कितना कमी महसूस करती हैं पिता की जब चुनाव है या पर्सनल जो ज़िंदगी है आपकी? तो पर्सनल ज़िंदगी में बिल्कुल, पर चुनाव में इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि उन्होंने हम लोगों को राजनीति से बहुत दूर रखा था। तो हम बड़े तो इसी माहौल में हुए हैं, हमने सबको देखा है, देखते हुए आए हैं। पर जिस तरीके से अभी मैं सबको जान पहचान रही हूँ वैसा हमें ज़िंदगी भर मौका नहीं मिला, क्योंकि वो हमेशा हमको पर्दे के पीछे रखते थे। मिस उनको बहुत करते हैं पर्सनल लाइफ में, बिल्कुल एक ना ही मेरे लिए बट सबके लिए एक फादर फिगर, एक भाई, एक बेटा के नाते वो एक बड़े परिवार के हेड की तरह थे हमारे लिए भी। और यहाँ पूरे भरूच, और अब जो देख रही हूँ ना ही पूरा भरूच, गुजरात। कल हम एक मीटिंग में बैठे थे तो वही कह रहे थे कि आप लोगों को गुजरात में कमी महसूस हो रही है, हमें AICC में कमी महसूस हो रही है, क्योंकि एक तरीके से संभाला हुआ था, उन्होंने सबको जोड़ के रखा था। तो मिस तो सब लोग बहुत करे, जहाँ जाती हूँ इतना प्यार, इतना सम्मान आज इसीलिए मिलता है क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। इस वक्त मेरी जो पहचान है, अगर आप भी अभी इंटरव्यू कर रहे हैं तो होगा अहमद पटेल्स डॉटर, बाकी तो कोई मेरे पास ना रोल है ना डेजिग्नेशन है, तो उस चीज़ को तो हम अलग कर ही नहीं सकते। तो ऑफ कोर्स बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम लोग सब उनको। क्या ये भी एक कारण था कि आपने कॉन्टेस्ट करने से मना कर दिया कि बीजेपी कहीं परिवारवाद का मुद्दा ना बनाए? ये भी एक रीज़न था दिमाग में क्या आपके? नहीं, अब बीजेपी परिवारवाद का मुद्दा कैसे बना सकती है? आप देख लीजिए पार्लियामेंट की हिस्ट्री से लेकर विधानसभा में, वहाँ आपको क्या लगता है बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? और ये भी एक मुझे लगता है गलत चीज़ है। आप परिवारवाद बोल के, तभी मैंने कहा कि मैं चुनाव अभी आप बोलेंगे लड़े और मैं बोलूँगी कि हाँ आखिरी 15 दिन में आई टिकट मिलकर मैं लड़ दूँ, शायद वो जा सकता है परिवारवाद की तरफ। बट अगर मैं अपना होमवर्क करूं, मैं अपनी काबिलियत प्रूव कर सकूं और तब जनता मुझे एक्सेप्ट करती है, तो आप परिवारवाद कैसे कह सकते हैं? ज़रूर ये तो नहीं हो सकता कि अगर एक आदमी राजनीति में आ गया तो उसके बाद उनके परिवार से कोई आ ही नहीं सकता है। डॉक्टर के घर में भी आप देखेंगे तो शायद सारे बच्चे और पूरा ख़ानदान एक के बाद एक डॉक्टर बनता है, तो क्या आप उसे परिवारवाद कहेंगे? लॉयर्स हैं, आप उनके यहाँ देखेंगे उनके बच्चे लॉयर बनते हैं, आप परिवारवाद कहेंगे? तो राजनीति में ही ये क्यों? जाहिर है हम लोग रहते हैं इसके बीच में, हम लोगों को एक एक्सपीरियंस हो जाता है, हम लोग भी साथ में देख के उठते बैठते हैं, तो एक्सपीरियंस जब आने लगता है तो आप उस तरफ आपका झुकाव होता है। बाकी तो काबिलियत पे डिपेंड करती है। अगर आपने अपने आप को प्रूफ कर दिया तो फिर परिवारवाद का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये चीज़ तो गलत होगी, क्योंकि इसी पॉइंट पे शायद कांग्रेस पार्टी पे बार बार अटैक किया जाता है, पर अपने गिरेबान में भी झांक के देखना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, एक और सवाल है कि जैसे आपने कहा कि पापा ने बिल्कुल पर्दे के पीछे रखा। अगर आप बताना चाहें कि किस तरह से आपकी परवरिश हुई और जो आपके पिता थे वो बिजी रहते थे राजनीति में, कितना समय दे पाते थे आप लोगों को? कोई इंसिडेंट हो, आप बाहर हो, कैसे आपको, तो आप बताना चाहें। तो कल रात को ही इसके बारे में बात हुई। हम लोग एक बड़ी सभा में थे, तो वहाँ पे जब पापा के बारे में बात निकली तो कहा कि उनकी खासियत थी कि छोटे छोटे बच्चों को नाम से, कौन किस गांव से है, किस तालुका में है, कौन किसके प्रमुख है। आज जब मैं जाती हूँ और इतने लोग एक साथ आते हैं तो मुझे जब बताया जाता है कि ये इस जगह के सेक्रेटरी हैं, ये इस तालुका के प्रेसिडेंट हैं, ये यहाँ के NSUI के ये है, तो इंसान थोड़ा बौखला जाता है और कंफ्यूज होता है, क्योंकि नाम, पोजीशन, डेजिग्नेशन सब कुछ एक साथ याद करना इतना आसान नहीं है। अब वो भी शायद इसलिए क्योंकि मैं अभी नई हूँ, उनको ओवर द इयर्स लोगों के साथ एक डायरेक्ट संपर्क की वजह से बहुत डिटेल में पहचानते थे। शायद वो जानते होंगे आपके घर में बच्चे कितने हैं, आपके क्या उम्र है। लेकिन दूसरी तरफ
ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि वो भूल जाते थे हम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो कल हम इसी के बारे में हंस रहे थे कि उनकी इतनी शार्प मेमोरी थी, बट शायद फील्ड में इतनी शार्प थी और कहीं ना कहीं इतने बिजी थे कि कभी कभी घर में भूल जाते थे कि अच्छा ठीक है, हाँ आपका बर्थडे है आज, ओ हाँ 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 मैं भूल गया, लेकिन आप इस क्लास में पढ़, बचपन की बात करिए, अच्छा आप 4th में हो, नहीं पापा मैं 3rd में हूँ, अच्छा अभी 3rd में हो। तो ये कन्फ्यूजन रहता था, बट हम लोग यूज्ड टू थे। जब हम यहाँ अभी आप आए यहाँ पे पिरामन हमारे गांव, तो देखा बिल्कुल खाली सुनसान। अगर वो होते यहाँ पे तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि दिन भर और रात तक वो फेमस थे कि रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे कहीं भी फ़ोन कर देंगे, कुछ भी काम चल रहा होता है। तो हम लोग ने वो एक हलचल देखी है और यूज्ड टू हो गए थे काफ़ी, और उनके साथ रह रह के हम लोग भी शायद हमें आदत पड़ी हुई थी पब्लिक के बीच में रहने की, बट फिर भी उन्होंने एक बहुत तरीके से बैलेंस किया था कि हम लोग थे भी लेकिन हम लोग को एकदम दूर रखा था। तो आज इतने लोगों से जब मैं मिलती हूँ, 40 साल का एसोसिएशन, उनका एसोसिएशन मेरे ग्रैंडफादर के साथ शायद पहले रहा है, बट हम पहली बार लाइफ में उनको 1-on-1 मिल रहे हैं, तो इतना उन्होंने हम लोगों को अलग रखा हुआ था। एक सवाल और भी है कि पिछले दिनों जब अहमद पटेल साहब के बारे में कुछ कहा गया कि गुजरात सरकार को गिराने के लिए, बदनाम करने के लिए तीसरा शीतलवाड़ से उनका कनेक्शन जोड़ा गया, तो आपने पूरी मुखरता के साथ उसका विरोध किया। और तो कितना कष्ट होता है जब कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है और जब इस तरह के आक्षेप लगे, अगर आप कितना तकलीफ, आपके लिए तकलीफ भरा वो लम्हा रहा? तो सच्ची अगर आप मुझे पूछेंगे, और शायद लोगों को लगेगा कि ये बोल क्या रही है, बट एक तरीके से उनकी इम्पोर्टेंस समझ आती है कि 2 वर्ष के बाद भी आज की राजनीति में भी वो इतने इम्पोर्टेंट होंगे कि उनका नाम निकालना और उछालना और इस्तेमाल करना ज़रूरी था। यही मैंने सबसे पहले बोला था जब ये बात निकली थी कि वो उनके नाम में वज़न है। तो इसको मैंने बुरे तरीके से नहीं लिया, एक्सपेक्ट तो हम करते ही हैं। मैं तो बोल रही हूँ कि 2027 में फिर कोई ना कोई कंट्रोवर्सी और नई इशू आएगी, तो कोई बात नहीं, ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ये हमने उनसे ही सीखा है कि आपको रेडी रहना चाहिए। तो हम लोग इस चीज़ के लिए हमेशा से तैयार रहे हैं। आपने पिछले दिनों एक ट्वीट भी किया, वो ट्वीट पे फिर आपने उसको कोट ट्वीट करके लिखा कि मेरा ट्वीट सभी पार्टियों के लिए है, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसमें विनेबिलिटी का फैक्टर देखा जाना चाहिए और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए नेताओं को। आप कांग्रेस की मेंबर नहीं है, कब आपका ऑफिशियल एसोसिएशन होगा और 24 में किस प्रकार की तैयारी हम देख सकते हैं? तो पहली बार पूरा तो नहीं, बट इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए गहराई में देखा कि किस तरीके से टिकट डिसाइड किए जाते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। और उसके बाद क्योंकि चुनाव आ रहे थे तो धड़ल्ले से पूरे गुजरात से फ़ोन आना शुरू हुआ। कहीं ना कहीं जाहिर है कि ये एक सेंटर था जहाँ से फाइनल डिसीजंस होते थे, कहीं के भी हो, ना कि ही गुजरात के, पर आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में। तो लोगों की शायद ये एक्सपेक्टेशन होगी कि हम लोग हाई कमांड और टॉप लीडरशिप से क्लोज़ हैं तो हमारी बात में वज़न रहेगा। तो फ़ोन आना शुरू हुए। शुरू में तो इतना सोचा नहीं समझा नहीं, मैंने भी सोचा था बिल्कुल अपने आप को दूर रखूँगी इस चुनाव से, पर जब देखा हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी और अदरवाइज़ कि किस तरीके से डिसाइड होता है कि टिकट कैसे जाएगा, आपको दिख रहा है कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उसकी इतनी वजूद है उस एरिया में, वो जीत सकता है, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स, लोकल ईगो, पावर स्ट्रगल के वजह से जो खींचतान होती है और उसकी वजह से कैंडिडेट जो सही है उसको आखिरी मिनट तक टिकट नहीं मिलता है। तो वक्त इतना कम रहता है, आप फील्ड में जाके लोगों को कैसे बताएंगे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, आप हर जगह कैसे पहुंचेंगे। 15 दिन पहले अगर आप टिकट देंगे, आप कैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी का ग्राउंड कवर करेंगे। तो हम जो देखते आ रहे हैं इतने महीने से कि इस एरिया में ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपसी झगड़े, आपसी ईगो, आपसी पावर स्ट्रगल, लोकल लीडरशिप ताकि वहाँ से हिल नहीं जाए, उसकी वजह से कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर, ये सब देखने और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम लोग इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि कहीं ना कहीं विनेबिलिटी फैक्टर भूल जाते हैं। एक दूसरे को खुश करने में, किसी की ईगो को संभालने में, यहाँ जो है हम सीटें गवा देते हैं। तो ये चीज़ मैंने ना ही यहाँ देखा, मैंने बाकी पार्टियों में भी ये देखा है। तो तभी मैं उस दिन एज अ कंसर्न्ड सिटीज़न,
ये आपने जो बोला सही है कि मैं भी एक्टिवली मेंबर नहीं हूँ किसी भी पार्टी की, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड एक सिटीज़न, जो एक आम नागरिक जो देख रहा है कि देश में रोज़ क्या हो रहा है और किस तरीके से बदल रहा है देश, तो उस हिसाब से बोला कि विनेबिलिटी मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं यहाँ लोकली जब बात करती हूँ तो बोल रहे हैं कि हमारे ये वाले एमएलए तो बेकार है, हम थक गए हैं, अब हम इस बार वोट नहीं करेंगे। अब आप ये सोचिए कि इतना थके कि आप वोट नहीं करेंगे, बट आप दूसरे को चांस नहीं देने वाला। आप दूसरे को चांस इसलिए नहीं दोगे क्योंकि आपने माइंड बना लिया है कि ये वाली पार्टी बेकार है। मैं कोशिश कर रही हूँ सबको यही, और मैं बार बार बोलती हूँ कि यहाँ पे गुजरात में ऑफ कोर्स मोदी जी एक फैक्टर है, बट वो देश के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी दिल्ली में है, अंकलेश्वर में, भरूच में, सूरत में, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है वो लोकल लोग जानेंगे, वहाँ से दिल्ली से नहीं चलने वाली है। तो आपको देखना चाहिए कि आपके लिए कैंडिडेट कौन सही है। पार्टी चाहे जो भी हो, लॉयल्टी आपकी पार्टी की तरफ होगी, बट अगर उस पार्टी का कैंडिडेट आपको वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है जो कि आपको ज़रूरत है, आपने एक बार ट्राई कर लिया, 2 बार ट्राई कर लिया, बट आप दूसरा बंदा देख रहे हो जो सही हो सकता है, बट आप उसको इसीलिए नहीं वोट करोगे क्योंकि वो फलाना पार्टी का है, तो ये भी आई थिंक लोगों को एक अवेयरनेस आनी चाहिए कि इतना स्ट्रॉन्ग माइंडेड नहीं होना चाहिए। सही कैंडिडेट को आप वोट करें और मौका दें। नहीं अगर ठीक कर पाएंगे तो 5 साल बाद आप बदल ले, पावर तो आपके हाथ में है। जो कांग्रेस ने जिस प्रकार से टिकट बांटे इस बार, वो आप कैसे देखती है, और कांग्रेस को लेकर के किस प्रकार की एक्सपेक्टेशन आप 22 के चुनाव में करती है? देखिए, पिछली बार तो बहुत ही बढ़िया इलेक्शन रहा था। हम लोग एकदम फिनिश लाइन की तरफ पहुंच के रह गए थे, और जो बच भी गए थे वो बहुत कम मार्जिन से सीटें थी। तो इस बार पूरी कोशिश तो रही है, थोड़ा बहुत खींचम तान में गड़बड़ हुई है, बट वो आई थिंक हर जगह होती है। तो उम्मीद तो हम पूरी रखते हैं कि टफ फाइट देंगे। 24 के लिए क्या क्या तैयारी रहेगी, और कब से आप फुली एक्टिव होने वाली हैं आप? अभी फुली एक्टिव ही तो है, और अभी इससे ज़्यादा क्या एक्टिव होना है। ऑफकोर्स अगर एक्टिव का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना है तो वो आगे देखते हैं किस तरीके का माहौल बनता है। पर यहाँ भरूच में हूँ, काम बिल्कुल करने वाली हूँ। मैं फिर बताती हूँ, हमारा यहाँ पे सोशल वर्क तो ऑलरेडी है। मेरे लिए सोशल वर्क इज़ पॉलिटिक्स। आप जब तक जनता के बीच में जाके उनकी आवाज़ नहीं बन सकते हो, तो वो आप चाहे सोशल वर्क की तरफ से करो या आप पॉलिटिक्स में आके करो, क्योंकि पॉलिटिक्स में बेसिकली ये है कि आपके पास अगर थोड़ा पावर आ गया तो आप काफ़ी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, आप लोगों की इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो उस रास्ते अगर जाना ही है तो पहले ग्राउंड पे काम करके शुरू करेंगे। 24 तो अभी टाइम है। अगर जनता चाहेगी कि हाँ ठीक है, ये लायक हैं और ये हमारी आवाज़ बन सकती है, तो उसके बारे में ज़रूर सोचोगे। बहुत धन्यवाद एनवीटी से बात करने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। तो ये थी मुमताज़ पटेल, जिन्होंने साफ कहा कि वो स्काई लैम्प होना पसंद नहीं करेंगी, और राजनीति में भी जाना होगा तो एक प्रॉपर होमवर्क के बाद वो राजनीति में प्रवेश करेंगी। आप देखते रहिए एनवीटी ऑनलाइन, हम और सारे बड़े अपडेट्स आपको लेके आएंगे।